हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। माननीय अध्यक्ष जी, आज विद्युत विभाग के निजीकरण का जो गंभीर विषय है, और मैं तो कहूँगी कि एक लाइलाज निजीकरण एक लाइलाज बीमारी बनती चली जा रही है। हर विभाग का निजीकरण कर देना, ये सरकार पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भेद नहीं कर पा रही। हर चीज़ में अगर किसी भी चीज़ में घाटा है तो सरकार प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती। सरकार कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिसमें बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये ऐसे विभाग हैं जिन पर जनता के लिए उनको सुविधा पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है। पर माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार लगातार विद्युत विभाग का जो पूर्वांचल और दक्षिणांचल को 5 जोन बनाकर निजी कंपनी को सौंपने का काम चल रहा है। इससे 42 जिले उत्तर प्रदेश के प्रभावित होंगे। मतलब उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले इस निजीकरण से प्रभावित होंगे। मैं बहुत सारी बातें आदरणीय ओम प्रकाश जी ने कह दी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगी। उससे संबद्ध करते हुए मैं कुछ चीज़ें का माननीय आज नेता सदन बैठे हैं, मैं उनके सामने उन तथ्यों को ज़रूर लाना चाहूँगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि नेता सदन की मंशा प्रदेश की जनता को, खासकर गरीब किसान मजदूर को लाभ पहुंचाने की है, तकलीफ पहुंचाने की नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान अवश्य लें। परिषद ने नियमों का दरकिनार किया गया इस पूरे जो ये निजीकरण की व्यवस्था हो, और अगर कोई तथ्य इसमें नहीं ठीक है तो मैं माननीय मंत्री जी भी है, माननीय नेता सदन भी है, वो जरूर इसको अपने वक्तव्य में जरूर बताएंगे। परिषद ने स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन के नियमों का भी उल्लंघन किया। दोनों नियमों की जो परिसंपत्तियां हैं वो लगभग 80,000 करोड़ से ऊपर। केंद्र के नियमों के मुताबिक अधिग्रहण करने वाली कंपनी की माली हालत निगम की कुल परिसंपत्तियों के 30% होनी चाहिए। ऐसे में 5 बिजली नई कंपनियों के हर मालिक की हैसियत कम से कम 4800 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन प्रस्ताव में रिजर्व बिडिंग में शामिल होने वाली कंपनियों की माली हालत 2000 करोड़ रुपए रखी गई है। और ये सारी कंपनियां माइक ये सारी कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं, और क्यों उन कंपनियों को इस बिडिंग में मौका दिया गया जो इन नियमों में नहीं था? दूसरा, घाटे से निकालने की मंशा है, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि प्रदेश में अगर बिजली विभाग में घाटा होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर हम उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, उन पर पड़ेगा। मंशा बिल्कुल सही है जिसलिए आप ये प्रयास कर रहे हैं, पर मैं आपके सामने एक और तथ्य रखना चाहती हूँ। पूर्वांचल और दक्षिणांचल निगम का 1,15,000 करोड़ उपभोक्ताओं का बिल बाकी, जो मेरी जानकारी, और घाटा लगभग 1 लाख करोड़ का है, ऐसा जानकारी दी गई। अगर ये बकाया वसूला जाए तो निगम घाटे के बजाय फायदे में आ जाए। तो ऐसे ही क्यों नहीं वो बकायेदारों को से बकाया वसूला जा रहा है? क्या वजह है? क्यों शिथिलता उन पर बरती जा रही है? 44,000 करोड़ केंद्र सरकार ने IDS में, ये केंद्र सरकार की योजना दे रही है, अगर इन पैसों को खर्च किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशंस की हालत सुधर सकती है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने आप को
रिवाइव करने की। आप ये पैसा सरकार का, केंद्र सरकार का ले भी रहे हैं, इन कंपनियों की हालत को सुधार भी कर रहे हैं और सुधारने के बाद इन प्राइवेट कंपनियों को उनको दे भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये केवल प्रदेश के लिए नहीं, ये जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ये भी गलत है। दूसरा बहुत गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 27,000 कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। दोनों डिस्कॉम के निजीकरण से ये यहाँ कार्यरत लगभग 1,000 के ऊपर अभियंता हैं, 2,000 के ऊपर जूनियर इंजीनियर हैं, 2300 टेक्नीशियन, लिपिक और कई सारे कर्मचारी। अगर 1600 पद इसमें ऐसे हैं जो आरक्षण से लाभान्वित हुए हैं, जिनको SC, ST, OBC और EWS इनको पद में आरक्षण के ऊपर इनको लाभ लेते हुए इनको इस पद पे रखा गया। अगर ये सेवा मुक्त हो गए तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्यों नहीं जो मसौदा सरकार ने निजी कंपनियों के साथ साइन किया उसमें इनके भविष्य के लिए जो आरक्षित वर्ग था इसमें उनके भविष्य के लिए क्यों नहीं कोई पॉइंट उसमें मेंशन किया गया? क्यों नहीं उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई? मैं तो बार बार कहती हूँ कि अगर सरकार गंभीर है और निजीकरण करना आपकी मजबूरी है तो कम से कम आरक्षण वहां भी लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर एक चीज और की, जब ये सरप्लस 27,000 हो जाएंगे कर्मचारी डिस्कॉम के समाप्त होने के बाद, तो इनके भविष्य का क्या होगा? आज जो हजारों की संख्या में सड़कों पर ये कर्मचारी अपनी बात कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे। इसमें बहुत से जो मैं देख रही थी जो नियमावली है कि कम से कम 5 वर्ष का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 से 55 वर्ष की आयु वालों को वैसे ही वो नहीं लेंगे निजी कंपनियां, ये उनके नियमावली में। तो जो लोग लगभग रिटायरमेंट के करीब हैं, जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां है, जिन्होंने लोन ले रखे हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, उनके भविष्य का क्या होगा? क्या ये सरकार ये गारंटी देगी कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष जी, एक उदाहरण बार बार दिया जाता है मुंबई का। मोना जी 10 मिनट हो बस अंत में, बस कुछ ज्यादा नहीं। मुंबई का उदाहरण दिया जाता है कि वहां बहुत अच्छा विद्युत व्यवस्था है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत वरिष्ठ हैं। मैंने तो एक बात आज इन्होंने अपने जवाब में कही, मैं तो इच्छा थी उसी वक्त उसको मैं कहूँ कि इन्होंने कहा महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें बड़ी इमेजिनरी, एक शब्द का इस्तेमाल है, इमेजिनरी बातें प्रस्तुत की गई। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुख है इस बात को कहते हुए, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, पर क्या उन्नाव में अगर बेटी जल्दी कोई एक आधा विषय होगा, लेकिन बातें कुछ कही भी गई है उस विषय में बेटी को उसको जला दिया जाता है, वो विषय अपने आप में बुरा हुआ। ये दुखद। तो मैं आप इसमें कंक्लूड करिए प्लीज। मैं कंक्लूड प्लीज। मुंबई का उदाहरण दिया जाता है। मुंबई की पर कैपिटा इनकम क्या है? मुंबई की पर कैपिटा इनकम कम से कम 4 लाख के ऊपर, लगभग 2 लाख पर कैपिटा इनकम की बात। और यूपी की कितनी है? तो फिर क्या इन दो को कंपेयर किया जा सकता है? वहां पर अगर निजीकरण के बाद, और अगर आपने आगरा और नोएडा में अगर आप कहते हैं कि आपने सफलतापूर्वक निजीकरण किया है, तो सरकार उस पर श्वेत पत्र क्यों नहीं लेकर के आती? लाइए बताइए कि निजीकरण में क्या फायदे हुए हैं, आगरा में क्या फायदा हुआ है, नोएडा में, लाइए एक श्वेत पत्र। और अंत में माननीय अध्यक्ष जी,
मैं एक बात ये जरूर कहूंगी कि जिस तरह से इस पूरे निजीकरण की जो व्यवस्था बताई गई सरकार ने जो कर रही है, इससे कहीं ना कहीं किसानों का, गरीब का, मजदूरों का और प्रदेश का जो आम उपभोक्ता है ये प्रभावित होगा। हम इसके पक्ष में हैं कि सरकार, और जैसा कि माननीय नेता सदन ने बताया कि निवेश आ रहे हैं, निवेश तभी आएंगे जब आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत देंगे, और बिजली सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप जरूर मजबूत कीजिए, आप बिल्कुल उसको और जितनी चीजें ला सकते हैं जिसकी वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो करिए। पर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि पिछले 7.5 वर्षों में क्या कोई भी नया संयंत्र आपने लगाया है? आपने क्या प्रयास किया इस प्रदेश, आपने महंगी बिजली खरीदी, आप खरीद रहे हैं, आपका प्रयास है, अच्छा प्रयास है कि कम से कम प्रदेश की जनता को बिजली दें, पर आप खरीद के दे रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी का ये प्रदेश है, कम से कम नए संयंत्र लगेंगे तो बिजली आप खुद पैदा करेंगे। तो मैं अंत में से इतना कहूंगी कि इस पर माननीय अध्यक्ष जी एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए। ये प्रदेश की व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है, बहुत सारे लोगों की बेरोजगार हो जाएंगे उससे जुड़ा प्रश्न है, और किसान और मजदूरों से जुड़ा प्रश्न है। धन्यवाद।